आसान भाषा में हर्ष से भी समझ लेते हैं। तो हर्ष, देखिए, बहुत लाजमी है जिस तरह से हमने बाजार की चाल को देखा है और ख़ासतौर से जुलाई एक ऐसा महीना रहा है जहां पर बाजार ने उच्चतम स्तर भी अपना छुआ है और पिछले कुछ सालों में नए निवेशक भी बाजार में जुड़े हैं। ऐसे निवेशक बाजार में जुड़े हैं जो शायद पहली बार बाजार का अनुभव कर रहे हैं और ऐसे में जब उन्हें मोटा मुनाफा दिखा तो उन्होंने मुनाफा अपना बांधा है, जो कि एक तरीका होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का भी, हर्ष। और जो फ़र्क है मेरे ख्याल से ग्रॉस एसआईपी और नेट एसआईपी को देखने का, वो आपको समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं, और उसके पीछे की क्या वजह है वो अगर आप सही तरीके से समझ जाएं तो इस तरह के फ्लो पर मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं उठते हैं। हर्ष, क्या कहेंगे? हर्ष? और एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है तकनीकी। और हर्ष, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ कविता, अभी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी, अगर आप सवाल सुन चुके हैं आप जवाब दे सकते हैं। कविता, आप अगर सवाल दोहराएं तो बेटर होगा, मुझे आवाज़ नहीं आई थी। बिल्कुल, तो सवाल आपसे बस यही था कि जिस तरह से ग्रॉस एसआईपी और नेट एसआईपी की तुलना की जा रही है, सीईओ साहब ने काफ़ी विस्तार से और उदाहरण के साथ और वजहों के साथ बताया कि क्यों इसमें फ़र्क होता है और उसको सही तरह से देखने का तरीका क्या होता है। मेरे ख्याल से हर्ष के साथ हमें टेक्निकल दिक्कत अभी भी आ रही है। काम करते हैं, झटपट ब्रेक लेते हैं, इस दिक्कत को हम फिक्स करते हैं और बाद में इस चर्चा पर वापस से बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पर और आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। और साथ ही हर्ष, क्योंकि हमने ब्रेक से पहले सुनी एमफी सीईओ की बातचीत और उन्होंने समझाया कि ग्रॉस एसआईपी नेट एसआईपी के पीछे क्या फ़र्क है और निवेशकों के बिहेवियर पर एक बार ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है। जिस तरह से हमने बाजार को नया लेवल छूते हुए देखा है, मुनाफा बांधना मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन होता है इस तरह के बुल मार्केट में जो निवेशक एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। आप किस तरह से इसको समझाना चाहेंगे आसान भाषा में? देखिए कविता, ये जो ग्रॉस एसआईपी और नेट एसआईपी का जो नंबर्स हैं उसमें काफी डिफरेंस है। तो एक जगह हम देख रहे हैं 23-24 हजार रुपए करीबन ग्रॉस इनफ्लो कहते हैं और नेट इनफ्लो इज एक्चुअली 8,000। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या रिडेम्पशन है या शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर बिहेवियर को समझने की बात है। आई डोंट थिंक कि लोगों को ना एसआईपी का सही मायने में मतलब आज भी समझ में आया है। जो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, वो एसआईपी बंद कर देते हैं। आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए 1 साल तक ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया है, तो उसमें वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। वो कभी एक पर्टिकुलर स्कीम में शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना और फिर कोई ऑनलाइन कोई पोर्टल पे या कहीं अगर वो देखेंगे कि दूसरी कोई स्कीम अच्छी कर रही है, तो वो एग्जिस्टिंग 6-8 महीने ही हुए, लेकिन वो 6-8 महीने बाद ही एग्जिस्टिंग एसआईपी को बंद करके वो दूसरी नई स्कीम में चले जाएंगे जहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि ये स्कीम ज्यादा बेटर रिटर्न देगी आगे जाते हुए। हालांकि अगर हम एसआईपी की बात करें, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है और उसके लिए ये जरूरी है कि आप कोई भी एसआईपी में आप एक अगर टॉप क्वार्टाइल की कोई भी स्कीम अगर आप चूज किए हैं, तो आप अगर उसमें निवेश करते हैं और अगर 1 या 2 साल मिनिमम आप उस एसआईपी को नहीं देते हैं, आप स्कीम स्विच करते रहेंगे या प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, रिडेम्पशन करते रहेंगे, तो रियल सेंस में आपका जो एसआईपी का फायदा वो नहीं मिलेगा। अगर कोई कारणवश आपके गोल पूरे हो गए हैं और फिर आप रिडीम कर रहे हैं, तब समझ में आता है। लेकिन अगर आप स्कीम को चेस कर रहे हैं, रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, तो ये काफी आगे जाते हुए भी दिक्कत आएगी और कभी भी आप एसआईपी से पैसे नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल हर्ष, मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर हम और भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टर बिहेवियर पर फोकस ज़्यादा है इस तरह के नंबर्स को देखते हुए और क्योंकि इतने सारे नंबर्स फ्लो में जा रहे हैं तो निवेशकों में भी कन्फ्यूजन होगा। कई बार केवल आप कुछ हेडलाइंस देखकर अपने निवेश करने का फैसला ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं जो ये चर्चा हमने जो की है आप ही के लिए की है ताकि आप समझें और समझकर अपने निवेश पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर सही फैसला लें, क्योंकि आखिर में बात आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई की हो रही है। और इस चर्चा को बरकरार और रखेंगे, लेकिन चलिए सवाल जवाब का एक सिलसिला भी हम शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कौन से दर्शक आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चलिए मनोज जी का मैं सवाल लेती हूँ, शायद ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं।
ये अमृतसर पंजाब से बोल रहे हैं, मतलब सवाल भेजा है, और इनका जो टारगेट है 5 करोड़ का है 50 साल में। सवाल थोड़ा सा लंबा है तो मैं सवाल पूरा पढ़ूंगी नहीं हर्ष, लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास इनकी डिटेल्स हैं। जो पति पत्नी मिलकर एसआईपी कर रहे हैं, फंड्स इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे हैं, और ऐसे में फंड मिक्स कैसा होगा, और साथ ही इनको 10 लाख का एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है, और उसके बाद इन्हें जो है फोन लाइन पर मेरे ख्याल से मनोज आ भी गए हैं। मनोज नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपकी डिटेल्स तो हमारे पास हैं, आपने कुछ और ऐड करना है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3.5 लाख के आसपास की है, और आपकी वाइफ की भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपने भेज दी है। तो कोई और सवाल आपको इसमें ऐड करना है? नहीं मैडम, मैं बस इतना जानना था कि ये मेरा कॉर्पस क्या बन जाएगा कब 12-13 साल में? आपको 10 लाख के लिए भी 5 साल का ही समय देना है इस इन्वेस्टमेंट को? 12-13 साल। 12-13 साल ना? हाँ जी, 15 के आसपास भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1.5 साल से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो की है, और आप अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं। यूलिप कौन सी ले रखी है आपने? जी HDFC की ले रखी है। ठीक है, 4 साल हो गए हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी। 5 साल के बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं क्या करना है, उसमें लॉक इन होगा। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या प्लान लेना चाहिए। तो हर्ष, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए मनोज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसका जो अप्रोच है आपका इन्वेस्टिंग का, वो अप्रोच ठीक है। सिर्फ थोड़े बदलाव आपको करने हैं। जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन भी वैसे ठीक है, लेकिन अगर एक तो छोटे छोटे बदलाव बोलूं तो शायद आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट हो जाएगा। आपके खुद के पोर्टफोलियो पहले आते हैं। जो ELSS स्कीम आपने 2 ले रखी है, वो पराग पारिक ELSS एंड क्वांट ELSS। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप कोई भी एक स्कीम में बने रहे, आपको 2 ELSS की जरूरत नहीं। या तो आप क्वांट को रखें या पराग पारिक, दोनों स्कीम अच्छी हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है, कोई भी एक स्कीम कंटिन्यू करें। अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं चाहिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो ELSS को छोड़ के आप कोई दूसरी स्कीम लेंगे तो भी चलेगा। आपका जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप एंड टाटा स्मॉल कैप है, मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसकी जगह पे आप एक मल्टी कैप फंड ले लें। जो आप मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है। आपकी वाइफ के अकाउंट में एक कंसोलिडेशन बता दूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जगह आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ले लें, तो आपका थोड़ा ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों पोर्टफोलियो वो कंसोलिडेट होगा, और थोड़ा और अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में चला जाएगा। अगर आप, जब आपने बताया कि यूलिप जो आप सरेंडर करेंगे प्लस कोई आपकी जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं वो उनके पैसे आएंगे, और आप अपनी SIP बढ़ा के आज 42,500 है, उसे बढ़ा के आप 70,000 करना चाहते हैं, तो जब ये आप करने जाएंगे 1 साल बाद, उस समय एक पूरा रिव्यू करिएगा कि जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है उसमें कोई बदलाव या उसमें एडिशंस करना है, तो वो डिसीजन आप 1 साल बाद लेंगे। आपका सवाल था कि ये जो आज की तारीख में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12 साल बाद ये लगभग कितना हो जाएगा? तो करंट आपका जो वैल्यू है, खाली सिर्फ म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं, करीबन 8 लाख रुपए है, और आप 42,500 की SIP कर रहे हैं। अगर ये 12% से अनुमान लगाते हैं, तो आपको 12 साल बाद करीबन 1,70,00,000 आसपास के आसपास इकट्ठा हो जाना चाहिए आपका। और कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? नहीं मैम, ओके। ऑल द बेस्ट। हर्ष, पद्मलोचन का सवाल लेंगे। इन्होंने YouTube के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। इनको 5,000 रुपए की SIP करनी है 5 साल के लिए। तो देखिए, अगर 5 साल का टाइम होराइजन है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि हाइब्रिड फंड में डालें, जैसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। 5 साल का जो टाइम होराइजन होता है, उसमें हो सकता है मार्केट बहुत अच्छा करे, लेकिन अगर कोई कारणवश आपका अगर मार्केट इतना, उसमें कुछ अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, तो एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ठीक रहेगा, जो है टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। इनके हिसाब से ये स्कीम फॉर द मोमेंट ठीक रहेगी 5 साल का टाइम होराइजन के लिए। ये तो मेरे ख्याल से ये एक सलाह जो कि पद्मलोचन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फंड्स के लिहाज से इनको टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल का समय है तो बहुत जोखिम नहीं ये उठा सकते हैं। लेकिन हर्ष, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पर हमें आपकी राय चाहिए। बताइए दर्शकों को इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 की हम बात कर रहे हैं। BSE 100 की सबसे बड़ी और लिक्विड कंपनियाँ जो है इस इंडेक्स में शामिल होंगी, और ऐसे शेयर जो
की डेरिवेटिव्स में है, लेकिन सेंसेक्स में नहीं है। पीएमएस म्यूचुअल फंड और फंड की बेंचमार्किंग के लिए इस इंडेक्स का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसिव फंड की बेंचमार्किंग के लिए भी ये इंडेक्स जो है वो काम आएगा। और हर इंडेक्स में जैसे कि हम एक रिकंस्ट्रक्शन और रीबैलेंसिंग की एक प्रक्रिया देखते हैं, तो हर तिमाही में रीबैलेंसिंग होगी और हर छमाही में रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो टॉप कंपनियां हैं वो टॉप सेक्टर्स में शामिल होंगी। एफएमसीजी की बात करें, आईटी की बात करें, हेल्थ की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इस तरह के सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनियों को शामिल किया गया है। बताइए हर्ष, आपका पहला टेक तमाम जानकारियां जानने के बाद। सो देखिए कविता, BSE 30, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50, ये दोनों एक बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं जिनमें लोग ट्रैक करते हैं, इंटरनेशनली भी ट्रैक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। अब ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड फ्री फ्लोट। जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FNO में होना चाहिए वगैरह, वो सब आपने ऑलरेडी बता दिया। अब एक ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां वो तो है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50, विच मीन देश की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उसकी 50 कंपनियां निफ्टी में है और 50 कंपनियां नेक्स्ट 50 में है। उसी तरह BSE की 30 कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा बनती हैं और उसके बाद नेक्स्ट 30 कंपनीज का ये इंडेक्स बनाया जा रहा है। सो ये एक डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कई ऐसे निवेशक होते हैं, कई ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसी कंपनी को ट्रैक करते हैं जिनका पोटेंशियल होता है मेन इंडेक्स में आने के लिए। तो सेंसेक्स 30 की जितनी कंपनियां हैं उसके बाद जो 31 से लेके 60 नंबर की जो कंपनियां होंगी वो आएंगी नेक्स्ट 30 में। उनका पोटेंशियल ये होता है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो सूनर और लेटर हो सकता है कि मेन इंडेक्स में आ जाए, जो है सेंसेक्स 30 में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो कॉम्पोजिशन है इस पूरे नेक्स्ट 30 का, उसमें आप देखेंगे सेक्टर की जो हर एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में कंपनीज फंक्शन करती हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन और एक इन्वेस्टर्स को एक और मौका मिलेगा एक अलग टाइप के इंडेक्स में करने के लिए, जो नेक्स्ट 30 इंडेक्स है, सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50। हर्ष, एक और सवाल मैं लूंगी, उसके बाद हमें झटपट एक ब्रेक लेना होगा क्योंकि दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब का। किसी भी तरह के निवेश में कोई ना कोई जोखिम जरूर जुड़ा हुआ होता है। BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 की हम बात कर रहे हैं। कितना कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अगर मैं समझना चाहूँ वो होगा, और किस तरह के रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर को जो है इस तरह के इंडेक्स में पैसे लगाने चाहिए? तो देखिए कविता, पहली बात बहुत सिंपल है कि ये भी एक इक्विटी फंड है। तो आप जिस तरह से सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 या कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या वो इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये जोखिम वैसा ही होगा जैसा आपका कोई भी दूसरे इक्विटी फंड में होने वाला है। अब फर्क सिर्फ कितना है, क्या है, और वो समझने की बात है। पहली बात ये, जैसे मैंने कहा कि ये टॉप 100 कंपनीज में से ही आती है। तो टॉप 100 कंपनीज का हिस्सा है कि 30 कंपनियां या नेक्स्ट 30, निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50। अब कॉन्सेंट्रेशन की जो आपने बात की, मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स लेते हैं जिसमें 50 कंपनियां हैं और उसे कंपेयर करते हैं सेंसेक्स 30 से। तो सेंसेक्स 30 के 30 कंपनियों का इंडेक्स है और निफ्टी 50 कंपनियों का है। इसका ये मतलब नहीं होता कि निफ्टी 50 क्योंकि 50 कंपनियां तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा बेटर है। जी नहीं, वैसा नहीं है। आप देखेंगे तो जो निफ्टी 50 की जो टॉप 30 कंपनीज है उनमें ही सबसे ज्यादा एलोकेशन, इनफैक्ट टॉप 10 या 20 कंपनी में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। और एंड की जो 10 कंपनियां या 20 कंपनियां होती है उसमें एलोकेशन 0.253 या 0.5% तक है। सेंसेक्स 30 में 30 कंपनियां हैं, वही 30 कंपनी 50 में भी है, लेकिन 20 कंपनी और जोड़ी जाती है। सो 30 कंपनीज का अगर आपके पास एक बास्केट है, वो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि 50 कंपनियां तो ज्यादा बेटर है, 30 कंपनी भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वांटिटी अच्छी है। तो आप सेंसेक्स 30 ले या नेक्स्ट 30, उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आप 50 कंपनियों से कंपेयर करते हैं कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपका है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लास्ट की जो एंड की जो 10 या 20 जो टेलिंग कंपनीज होती हैं उनमें एलोकेशन भी बहुत नॉमिनल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपने 20 कंपनियां जोड़ ली तो आपका एलोकेशन इक्वली डिवाइड हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 पर काफ़ी विस्तार से आपने अपनी राय रखी और मार्गदर्शन दिया निवेशकों के लिए निवेश का एक और मौका।
और पोर्टफोलियो में किस तरह से, हालांकि इस तरह के निवेश को आपको बैठाना चाहिए, अपनी पूरे पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल करने के बाद आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। बहरहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं और अब दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने सवाल लाइव जो है हमसे पूछना चाहते हैं। आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो झटपट व्हाट्सएप नंबर देखिए, अभी फ्लैश ही हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, उसे नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा बने हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पे, जो अब पोर्टफोलियो प्लानिंग में मदद करेंगे हमारे दर्शकों की। और हर्ष, मोनी हमारे दर्शक का सवाल लेंगे हम यूट्यूब से। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। इनके पास 11 स्कीम्स है, एकमुश्त निवेश किया है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 8 केवल SBI के स्कीम्स में ही निवेश किया हुआ है और उसके बाद इनके पास HDFC का एक स्मॉल कैप है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है और उसी का फोकस्ड इक्विटी भी है। यानी 8 SBI की स्कीम्स हैं और उसके बाद सीधा HDFC और कैनरा बैंक की स्कीम्स हैं इनके पास। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, वरना मेरे ख्याल से हो सकता है कि इनका जो खाता है वो शायद SBI में हो। और ये इकलौते ऐसे निवेशक नहीं हैं या दर्शक नहीं हैं जिन्होंने सवाल ऐसा भेजा है कि कंसंट्रेशन एक ही AMC में उनका बहुत ज़्यादा है। हर्ष, देश की सबसे बड़ी AMC के तौर पर हम सब जानते हैं, बैंक और AMC के तौर पर जानते हैं SBI को, और इनकी स्कीम्स भी अच्छा कर रही हैं। ख़ासतौर से चुनिंदा स्कीम्स अगर हम देखें तो फ़िलहाल टॉप परफॉर्मर्स भी हैं बाज़ार की इस चाल के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही AMC पर इतना ज़्यादा भरोसा करना और इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना क्या गलत हो सकता है? क्योंकि हमें एक ट्रस्ट फैक्टर भी ध्यान में देना है। SBI जैसे नाम के साथ लोगों का नाता बहुत सालों से जुड़ा हुआ होता है, एक कनेक्ट होता है, एक भरोसा होता है जो प्ले आउट होता हुआ हमें अक्सर दिखाई देता है, भले ही वो बचत खाता खोलने की बात हो या म्यूचुअल फंड में के लिए कोई AMC की चॉइस ही क्यों ना हो। जी हाँ कविता, दो पहलुओं में देखेंगे। एक है कि SBI एज अ ब्रांड, यस, नो डाउट कि लोगों के माइंड में बहुत डीपली इनग्रेन्ड है, बहुत पुराना है। लेकिन SBI म्यूचुअल फंड अगर हम बात करें या कोई भी दूसरी म्यूचुअल फंड को देखें या कोई भी आप मान लीजिए बड़ी म्यूचुअल फंड्स में हो गया, एक प्राइवेट साइड में हो गया HDFC, ICICI, कोटक, बिरला, कोई भी टाटा, ऐसी कोई भी दूसरी म्यूचुअल फंड्स को आप कंपेयर करेंगे तो SBI आपको मार्केट से लॉस कम करवाएगा क्योंकि बड़ा ब्रांड है? जी नहीं, ऐसा मानना लोगों का गलत है। वो बेसिकली एक फंड हाउस है। फंड हाउस का काम क्या होता है कि वो अपनी फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, रिसर्च के बेसिस पे मार्केट में या डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उसको बदल नहीं सकते। तो SBI म्यूचुअल फंड भी उतना ही भरोसेमंद है इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज कंपेयर टू SBI बैंक जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। आई थिंक वो जो मिसनोमर है लोगों के माइंड में, वो बदलने की जरूरत है। आपका दूसरा जो अनुमान था वो भी सही है कि अगर 8 स्कीम्स 10 में से आपकी SBI म्यूचुअल फंड की है, मोस्ट लाइकली है कि इनका SBI बैंक में खाता है और वहीं पे उन्हें ये सारी SBI की स्कीम्स में इन्वेस्ट कराया गया। ऐसी कई बार हमने HDFC बैंक के बैंक कस्टमर्स का भी देखा है और दूसरी बैंक से कस्टमर्स का भी देखा है कि उनकी जो सिस्टर कंसर्न म्यूचुअल फंड होती हैं, उनके पास वही सारी स्कीम्स भरी हुई होती हैं। अब मोनी जी के सवाल पे आते हैं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और 60,000 की SIP भी कर रही है। SIP इनकी 4 स्कीम्स में जा रही है और लमसम या अलग अलग स्कीम में रैंडमली उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या रियल पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का पूरा हो रहा है जब 40 म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग टाइप के आपके पास फंड एक्सपर्टीज की ऑप्शंस हैं, तो क्यों हम कोई भी एक ही फंड हाउस के पास जाएंगे? हर एक फंड हाउस, हर एक फंड मैनेजर का एक साइकिल होता है और कभी ना कभी आप देखेंगे वो अंडर परफॉर्म भी करते हैं और कभी कोई दूसरा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये बेटर है कि आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें तो आपको डिफरेंट फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का भी फायदा मिलेगा। जो इनकी स्कीम्स की बात है, 8 अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं जिसमें सेक्टर और थीमेटिक फंड्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जितना इनके सवाल को, इनका पैटर्न को देखते हुए लगता नहीं है कि ये मार्केट की जो थीमेटिक सेक्टर फंड्स वगैरह है इनको ट्रैक कर पाती। सो मेरा सजेशन ये है, इनको अपने पोर्टफोलियो को एक पूरा ओवरऑल करना होगा और इन्हें अपने आप से पूछना होगा कि ये इन्वेस्ट क्यों कर रही है, इनकी टाइमलाइंस क्या है, इनके गोल्स क्या है। उस बेसिस पे अगर ये किसी प्लानर से और ये सारे सवालों का जवाब पाने के बाद अपने पोर्टफोलियो बनाए तो इनके लिए ज्यादा होगा, ताकि ये
पर्सनली मिलके समझ सके कि हो क्या रहा है। ये नहीं कि भाई हमें कोई भी स्कीम शॉर्टलिस्ट करके इन्वेस्ट करना है, कभी इसमें किया, कभी उसमें किया, वैसे नहीं। आप एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनाएं, पूरी स्कीम को ओवरऑल करें और एक किसी से मिल के पर्सनली बात करें, तो इनके लिए ज्यादा बेटर होगा। मोनी, यूट्यूब पर अगर अपना जवाब आपने सुना तो अपना नंबर हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि आपसे और भी बात की जा सके। फिलहाल जितनी भी आपको हर्ष ने सलाह दी है उस पर आप अमल करें और उसके मुताबिक बदलाव अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर करें। और आगे से ध्यान रखिएगा कि भले ही नाम भरोसेमंद हो एएमसी का, लेकिन आपके लिए एक रिस्क ज़रूर बढ़ जाता है अगर आप इतना ज़्यादा निवेश एक ही एएमसी में करते हैं। तो अलग अलग एएमसीज़ की अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज़ होती है जिसका फ़ायदा साफ तौर से आपको मिल सकता है। और जैसा कि हर्ष ने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि आप किसी आर्थिक सलाहकार से भी सलाह मशवरा कर ले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हर्ष अगले दर्शक की ओर जाएं उससे पहले हम सब हर्ष जानते हैं कि एएमसीज़ जो हैं काफ़ी वेल रेगुलेटेड हैं सेबी की तरफ से। एम्फी एक बॉडी है जो कि तमाम दिशा निर्देश तय करती है, सेबी के अधीन आती है ये भी, और रेगुलेटर के साथ मिलकर काम करती है जहाँ पर निवेशकों के तमाम हितों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सेबी लगातार अपने रोल को और आगे बढ़ाते हुए एएमसीज़ के लिए कोई ना कोई दिशा निर्देश जो है वो जारी करते हुए देखा जा रहा है। और हाल ही में एथिकल प्रैक्टिसेस की भी एक बात कही गई है एएमसीज़ को, जिसका संज्ञान एम्फी ने भी लिया हुआ है। और तमाम फंड हाउसेस को ये कहा गया है कि खासतौर से फ्रंट रनिंग और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उस तरह के मामलों में थोड़ी सी कड़ाई आपको बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ कॉशन हम आता हुआ देख रहे हैं रेगुलेटर की तरफ से भी। इसको अगर मैं आम निवेशक के नज़रिए से समझना चाहूँ तो आप इसको कैसे समझाएंगे? कुछ एकादा हमने किस्से भी होते हुए देखे हैं कुछ एएमसीज़ के जहाँ पे ये मामले सामने आए हैं और हमने देखा है कि निवेशकों में कहीं ना कहीं डर जो है वो आ जाता है इन सब मामलों को सुनने के बाद। अगर उन्होंने उस फंड हाउस में या उस फंड हाउस की कोई स्कीम को खरीद रखा है तो सब यही सोचते हैं कि अरे हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो इस तरह के दिशा निर्देश को एक निवेशक होने के तौर पर हम कैसे समझें? देखिए कविता, सेबी बार बार एक ही चीज कहते आ रहा है कि इन्वेस्टर्स की जो ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड में, आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी 64 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज करती है। काफी बड़ा पैसा होता है कि अगर आप कोई ऐसे इंडस्ट्री आप उसे मैनेज कर रहे हैं। तो सेबी का क्या कहना है? सेबी कहता है कि लगातार एंड कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली ये जरूरत है कि रेगुलेशंस जो सुपरविजन्स को लेके है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके है, जो इन्वेस्टर्स का भरोसा को लेके है, और जो फ्रंट रनिंग केसेस या कोई भी आपकी जो रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं हो रहा है, उस पे जो ट्रस्टीज हैं या जो फंड हाउसेस के सीनियर मैनेजमेंट है उस पे ध्यान दें और इंश्योर करें कि क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि लोगों को अगर कुछ गलत करना है तो इनोवेटिव वेज ढूंढते रहते हैं। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या सुपरवाइजरी बॉडीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि कैसे वो ये सारे लीकेजेस को लॉक करें। अब उन्होंने जो डेटा पॉइंट्स की बात की कि बोले 55 करोड़ लोगों का पैन और आधार लिंक हो चुका है, लेकिन यूनिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में है वो करीबन 5 करोड़ है, 4.7 करोड़ आसपास है। तो ये आगे जाते हुए इंडस्ट्री और बढ़ने वाली है, लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड में बढ़ते जाने वाला है और इनफ्लोज आने वाले हैं। तो अभी से और रेगुलरली अगर ये नियंत्रण रखें कि सारे रेगुलेशंस जो भी लीकेजेस होने के चांसेस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, मिस सेलिंग हो गया, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो गया, या जो भी आपको करना है आप इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए करें। सेबी अपनी तरफ से सुपरविजन बढ़ाते जा रहा है, सर्वेलेंस बढ़ाते जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे केसेस को पहले ही डिटेक्ट किया है। सेबी बहुत प्रोएक्टिव है, लेकिन वो चाहती है कि जो म्यूचुअल फंड्स खुद हैं, उनके स्पॉन्सर्स या ट्रस्टीज हैं, वो भी एक लीडरशिप लोड लें इस पर्टिकुलर एरिया में, और वो सेल्फ रेगुलेशंस पे ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रखें, ताकि जितनी साफ इंडस्ट्री हो, जितना फेयरली वो अपने इन्वेस्टर्स को ट्रीट करेंगे, उतना ही इंडस्ट्री के लिए बेटर है और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ये एक छोटा सा सवाल मैं इस मुद्दे पर और लूँगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बिकॉज सवाल भी लेने हैं हमें दर्शकों के। अब क्योंकि कुछ मामले अगर जब सामने आए हैं, किसी भी फंड हाउस को लेकर आते हैं, तो स्कीम पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अगर आपने उसमें पैसे लगा रखे हैं तो आपको डर लगेगा, आपको परेशानी होगी, तो अपने स्कीम में से पैसा निकाल लें अगर इस तरह की कोई भी आपके फंड हाउस से जुड़ी खबर आती हुई आपको दिखाई दे रही है तो। देखिए कभी तो दो तरह के ना कंसर्न्स होते हैं। एक है केसेस लाइक फ्रंट रनिंग हो गया, या आप देखिए कि
मिसमैनेजमेंट हुआ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? फ्रंट रनिंग है क्या? फ्रंट रनिंग सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक दो केसेस आए हैं उसके, उस लिहाज से मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। एक आध वो क्या होता है कि कोई भी डीलर, मान लीजिए फंड हाउस ने एक व्यू लिया है कि हमें एक फलाना कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो जब कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने आता है उनकी क्वांटिटी रीजनेबली लार्ज होती है। तो अगर उस म्यूचुअल फंड के डीलर को पता है कि ये वाले पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे जाने वाले हैं हमारे फंड हाउस की तरफ से, उसके पहले वो अपने दोस्तों को या ब्रोकर्स के थ्रू वो पहले ही वो शेयर्स खरीद लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए में उन्होंने शेयर्स खरीद लिया, और जब म्यूचुअल फंड उसे खरीदने आता है तो वो बड़ी क्वांटिटी में लेने जब आएंगे, तो वो 100 खरीदते खरीदते अपने आप में वो 100 रुपए का हो सकता है 105 या 110 रुपए अपने आप ही हो जाए। तो ये डीलर ने या कोई भी म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉइज हैं या वो पहले ही शेयर्स लेके खरीदे हुए हैं, तो जब फंड हाउस खरीदता है और शेयर का भाव 105 या 10 हो जाता है तो वो अपना शेयर्स बेच देते हैं, 5 या 10% जो भी प्रॉफिट उन्हें बनाना होता है वो बना लेते हैं। तो इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग। अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या देखना है कि अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है, आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके फंड हाउस ने जिसमें कर रखा है, इसका इंपैक्ट आपके फंड पे कितना आना है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्मॉल कॉस्ट जो आपके फंड में आपको एनएवी के रूप में थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला होगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जो उनको नहीं खरीदना था? जी नहीं, वो नहीं है। इनका अप्रूव जो लिस्ट आई है वही शेयर्स खरीदे गए, तो आपकी एनएवी पे स्लाइट इंपैक्ट आना है। तो यहां पे एक इन्वेस्टर अगर पैनिक करके ये बोले कि मैं फ्रंट रनिंग का केस हुआ है तो मैं अपने फंड हाउस में से सारा रिडीम कर लूं, आई डोंट थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन। अब दूसरा एलिमेंट क्या होता है, जो फ्रैंकलिन का केस हुआ था, जब आपकी स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स कुछ थे और आपने वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के विपरीत जाते हुए कुछ और इन्वेस्ट किया है। आपने लिक्विड फंड्स में आपने इलिक्विड स्टॉक्स ले रखे हैं या इलिक्विड डेट स्कीम्स ले रखी हैं जो रिडीम करने में इतनी आसानी से रिडीम नहीं होती हैं। तो ये सिचुएशन अगर ऐसी कुछ होती है तब डेफिनेटली आपको अपने स्कीम में से रिडेम्पशन करने की सोचनी चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल। देखना है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि छोटी सी कुछ तकलीफ हुई है और आप सारे फंड हाउस में सब कुछ निकाल के चले जाते हैं, वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राइट, तो चलिए ये है वो भूमिका जिस पर थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ तक फंड हाउसेस की बात है, और यही बातें दिशा निर्देश के तौर पर सेबी की तरफ से आती हुई हमने देखी है। और राइट, एक बार फिर से रुक करते हैं चलिए दर्शकों की ओर, और नंदन पूर्णिया बिहार से अपना सवाल पूछना चाहते हैं यूट्यूब पर। हर्ष, आपके पास भी इनका सवाल होगा। कुछ फंड्स के नाम जिन्होंने दे रखे हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज उनके पास है, और 10 साल के लिए बनाया है ये पोर्टफोलियो, और कह रहे हैं कि कितना कमा पाएंगे और बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो देखिए कविता, इनकी सारी स्कीम्स जो हैं वो इक्विटी फंड्स में है, और इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना होगा। इन्होंने अपने सवाल में भेजा है कि मुझे बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क भी नहीं लेना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने की उम्मीद रखता है तो उसमें वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अगर आप जो वॉलेटिलिटी, आपको पता है कि वॉलेटिलिटी है, अब आपका काम क्या है, आपको ये देखना है कि मैं इस वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करूं। वो हैंडल करने का एक तरीका है एसआईपी, जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। सो मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, ये इन्हें मानना होगा। अगर कुछ ज्यादा बेटर रिटर्न की उम्मीद है तो थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार होना होगा। अब उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में एवरेज करते हुए इन्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो एवरेज होती जाएगी लंबी अवधि के लिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो आई थिंक ये तरीका सही है, सिर्फ इन्हें एक एटीट्यूड चेंज करना होगा। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉलेटाइल रहने वाला है, ये माने कि मुझे बेटर रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क भी नहीं लूं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जो इनका पोर्टफोलियो है वो अच्छा है, इन्हें स्कीम से बदलाव करने की जरूरत नहीं है, एसआईपी के जरिए निवेश करें। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर ये लंबी अवधि तक बने रहे, जो इनका टाइम होराइजन मान लीजिए 10 या 15 साल का मिनिमम का टाइम होराइजन है, तो ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करते हुए एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और रिस्क उसमें रहने वाला है। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको अगर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद ना रखें और फिक्स डिपॉजिट में 7, 7.5, 8% में इन्वेस्ट कर दें। उससे ज्यादा रिटर्न अगर चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेने के लिए इन्हें तैयार रहना होगा। और राइट, हर्ष, नंदन को आपने ये सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं थामते हैं, और आपने समय निकालकर लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आज हमारे दर्शकों की, धन्यवाद।
लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे हमारी ये पेशकश खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अब भी बाजार की इस चाल को लेकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कंफ्यूज हैं, किस सेक्टर थीमेटिक निवेश को लेकर, या बाजार में अब आगे की चाल किस तरह के ट्रिगर्स पर निर्भर करती है। अगर इस तरह के सवाल आपके भी जहन में है तो इस सवालों का जवाब दे रहे हैं आशीष सोमैया, वाइट ओक कैपिटल एएमसी के CEO। आइए सुनते हैं।